सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड लाइफ स्पेन अप्रोच के होल सिलेबस पर, यानी कि आपको पूरे सिलेबस का सारांश इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और संभवतः आज आप सभी ने पेपर किया होगा और आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। जिसका पेपर अच्छा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसका पेपर थोड़ा सा खराब हुआ या एक क्वेश्चन छूट गया तो मैं आपसे बार बार एक बात को रिपीट करता हूँ, प्लीज़ क्वेश्चनों को छोड़ा मत कीजिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया कीजिए। अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर आपके नंबर कट सकते हैं, लेकिन जो आपके 2-5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, आपको नंबर मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपको उस क्वेश्चन में एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चनों को किया कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है फिर भी थोड़ा सा कुछ उसमें बढ़ा करके लिखिए, मगर लिखा जरूर कीजिए। हो सकता है उससे मिलता जुलता भी आप लिख दें और आपके नंबर 5 में से 1 या 2 मिल जाएं। और अगर आपका 1 या 2 नंबर मिलता है तो कम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट की जब बात आती है तो सबसे पहली यूनिट आपकी है ह्यूमन ग्रोथ की ही। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप ग्रोथ के बारे में पढ़िएगा। ग्रोथ क्या होती है, यानी कि वृद्धि क्या होती है, मैंने आपको कल की भी जो वीडियो थी उसमें बताया था और आज भी चलिए बता देता हूँ। मैंने वहाँ पर बताया था हर्बर्ट सरेंसन जी को और कहा था शारीरिक अंगों में भार तथा आकार में वृद्धि होना ही ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सके, ये कहा था सरेंसन जी ने। और फ्रैंक के अनुसार आपको बताया था शरीर व व्यवहार के पहलू जो परिवर्तित होते हैं उन्हें वृद्धि कहते हैं। अब इसे हम लोग अपनी मूल भाषाएं होती हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक वृद्धि से। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके अंगों में शारीरिक परिवर्तन होते जाते हैं। और साधारण तौर पर वृद्धि का अर्थ बच्चे के शरीर की विभिन्न अंगों का विकास होता है, यानी कि अंगों का जब विकास होगा तो कहलाएगी वृद्धि, तथा अंगों के कार्य करने की क्षमता से लिया जाता है। वृद्धि शारीरिक वृद्धि जिसकी कार्य क्षमता का पता लगाया जा सकता है और उसको मापा जा सकता है, तो यह कहलाएगी आपकी वृद्धि। अब विकास की बात आती है तो मैंने आपको स्किनर के बारे में थोड़ा सा विकास के लिए बताया था। और विकास को अपनी बोलचाल की भाषा में हम क्या कह सकते हैं, विकास का अर्थ गर्भावस्था से लेकर के, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब से उसका विकास शुरू हो जाता है और कब तक, प्रौढ़ावस्था तक, यानी कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका विकास चलता रहता है। विकास कार्य गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है और जितनी भी अवस्थाएं आपके बीच में पड़ती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनको सबको गुजार के मृत्यु तक विकास चलता रहता है। और मैंने आपको स्किनर के अनुसार डेफिनेशन भी बताई थी। स्किनर जी ने क्या कहा था, तो दोस्तों स्किनर जी ने कहा था विकास जीवन व उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। तो ये मैंने बताया था स्किनर जी के अनुसार। विकास सिर से, जो आपका सिर होता है उससे पुच्छ की ओर होता है, आप सभी को पता है। वृद्धि और विकास के बीच में अंतर मैंने आपको कल भी बताए थे और उनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब आती है बात मानव विकास की अवस्थाओं पर, यानी कि जब मानव विकास की अवस्थाएं, सभी ने अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन जो मूलतः विकास की अवस्थाएं कही जा सकती हैं, तो गर्भावस्था की जब बात की जाती है तो गर्भावस्था गर्भ धारण से लेकर के कितना, जन्म तक, अगर हम गर्भावस्था की बात करते हैं। दूसरी जो अवस्था होती है आपकी शैशवावस्था, कहीं कहीं पर शैशवावस्था को 0 से 6 साल लिखा गया तो कहीं कहीं पर 0 से 5 साल लिखा गया, तो जो भी आप लिखेंगे गलत नहीं होगा। बाल्यावस्था जो आपकी होगी वह 6 से 12 साल, या जहाँ पर 5 से 12 साल लिखा होता है वो भी सही होता है, क्योंकि काफ़ी सारे भारतीय विद्वान थे जिन्होंने अपने अपने मत दिए और अलग अलग मत दिए, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद आती है बात किशोरावस्था की। 12 से 18 वर्ष की आयु जो होती है वह किशोरावस्था की होती है। युवावस्था की आयु होती है 18 से 25 वर्ष की।
प्रौढ़ावस्था की जो आयु होती है 25 से 55 वर्ष की होती है, 25 से 55 वर्ष की होती है। और वृद्धावस्था के बाद जो वृद्धावस्था की आयु होती है वह 55 से मृत्यु तक की होती है। तो इतनी आपकी अवस्थाएं कहलाती हैं। अब वृद्धि व विकास के सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, आपसे पूछ सकता है कि वृद्धि व विकास के सिद्धांत लिखिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वृद्धि की और विकास की जो सिद्धांत में पहला आएगा आपका निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा आपका जीवन के आरंभिक वर्षों में तीव्र वृद्धि, यानी कि आप सभी को पता है कि जो बालक होता है वह जीवन के जो आरंभिक वर्ष होते हैं उनमें उसकी जो विकास में वृद्धि होती है वह भी तीव्र होती है, और जो वृद्धि होती है वो तो तीव्र होती ही है, यानी कि दोनों चीज़ें तीव्र होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, विकास साधारण से विशेष की ओर अग्रसर। और इसके बाद में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि हर बच्चा इंडिविजुअल होता है। तो यह भी आपको बताया गया है वृद्धि और विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। नेक्स्ट आपका एकीकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। और होल डेवलपमेंट का आप लोग एक चार्ट भी बना सकते हैं इस प्रकार से, जहाँ पर आप बीच में लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ होल चाइल्ड, यानी कि पूरे शिशु का, यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो आप सभी को पता है कि उसका शारीरिक व पेशी विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, और इसके बाद में सौंदर्यात्मक विकास होता है, नैतिकता का विकास होता है, यानी कि मॉरलिटी जिसको बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में। इसके बाद में व्यवसाय का विकास होता है, और साथ साथ यहाँ पर आप भाषा का विकास भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरे बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। तो मैंने सारे के सारे आपको विकास लिखा दिए। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है आपका बुद्धि। बुद्धि भी विकास को प्रभावित करती है। साथ ही साथ जब बच्चा लड़की होती है या लड़का होता है तो आप सभी को पता है कि लड़कियों की जो शुरुआत की एज होती है वह ज़्यादा, जो उसकी वृद्धि होती है वो जल्दी से होती है, ना कि लड़कों की। लड़कियां जो होती हैं वो आपकी जल्दी चलना सीख जाती हैं, ना कि लड़के। अंतःस्रावी ग्रंथियां, या इनका भी विकास होता है। पौष्टिक भोजन का भी जो विकास है उस पर प्रभाव पड़ता है, और शुद्ध वायु तथा प्रकाश का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। अगर रोग या चोट है, जाहिर सी बात है अगर बच्चे को रोग हो जाएगा, किसी प्रकार का चोट लग जाएगी, तो उसके विकास पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोग, उसके बाद में आपकी शैशवावस्था, और जो चार्ट पूरा बनता है शैशवावस्था की जो आयु होती है, बाल्यावस्था की आयु होती है। बाल्यावस्था के अंतर्गत दो चीज़ें बढ़ जाती हैं, वो आपकी एक होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष, और उसके बाद में जो उत्तर बाल्यावस्था होती है आपकी 9 से 12 वर्ष। इसके बाद में आपकी किशोरावस्था आ जाती है, फिर युवावस्था आ जाती है। तो ये सब आपके बढ़ते रहते हैं। तो आप लोग पूरा चार्ट बनाकर भी लिख सकते हैं, और अगर आप चार्ट बनाते हैं तो ये मान के चलिए आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो भी चार्ट को देखेगा चेक करने वाला वो काफ़ी अच्छी तरीके से चेक करेगा। शैशवावस्था में एक डेफिनेशन थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा वैलेंटाइन के अनुसार। और वैलेंटाइन ने क्या कहा था? वैलेंटाइन ने क्या कहा था? शैशवावस्था बच्चे का आदर्श काल होती है, यानी कि आदर्श काल की बात की थी वैलेंटाइन जी ने। और मैं स्टेनले हॉल की अगर बात कर देता हूं तो उन्होंने, स्टेनले हॉल ने क्या कहा था? स्टेनले हॉल ने क्या कहा था? वो भी एक किशोरावस्था की डिफिनेशन है दोस्तों। यहाँ मैंने आपको पहले शैशवावस्था की डेफिनेशन बताई, इसके बाद में यहाँ किशोरावस्था की डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो किशोरावस्था में क्या कहा गया था स्टेनले हॉल जी के द्वारा? किशोरावस्था संवेग, तूफान, तनाव की अवस्था है। ये आप लिख सकते हैं, और नंबर भी आपको दे करके जाएगा। साथ ही साथ बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में बच्चा जो होता है वो खेलने को पसंद करता है, और गंदी आयु भी बोली जाती है। तो इस प्रकार से आप बाल्यावस्था को भी लिख सकते हैं। अब आप
आपका हो गया, जो यूनिट फर्स्ट था लगभग में समाप्त हो गया। अब बात करते हैं बुद्धि पर, यानी कि जो आपका वृद्धि और विकास था वो समाप्त हो चुका। अब आती है बात बुद्धि की, और कल भी मैंने बुद्धि के बारे में बताया था, कल शायद थोड़ा कम ही बुद्धि के बारे में बताया था, लेकिन आज पूरा मैंने आपको वहाँ पर वैक्सलर के अनुसार बताया था बुद्धि के बारे में। वैक्सलर के अनुसार बताया था बुद्धि के बारे में 1939 में जो उन्होंने डिफिनेशन दी थी वैक्सलर ने, इसके बारे में बताया था। अब यहाँ पर मैं बात कर दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। वुडरो आप लिख सकते हैं, वुडरो ने क्या कहा था बुद्धि को? बुद्धि ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है। तभी टर्मन साहब आए और इन्होंने कहा नहीं नहीं, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तभी इधर से आ गए वुडवर्थ जी, और वुडवर्थ जी ने भी एक डेफिनेशन दे डाली और इन्होंने कहा बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो 3 डेफिनेशन आपकी ये याद हो गई, वैक्सलर के अनुसार आपकी याद हो गई। और अल्बर्ट बिने जी भी तब तक निकले उधर से और उन्होंने कहा बुद्धि 4 भागों में निहित है। अल्बर्ट बिने जी थे, इन्होंने कहा, बिने जी थे तो इन्होंने कहा बुद्धि 4 भागों में निहित है। पहली कौन सी? ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश और चौथा आलोचना। तो इन्होंने कहा बुद्धि 4 भागों में निहित है। तो इतनी आपकी बुद्धि की डेफिनेशन काफी हो गई। और बुद्धि से व्यक्ति में विवेकशील चिंतन उत्पन्न होता है, अमूर्त चिंतन उत्पन्न होता है। इसमें जो होता है उसमें मदद करती है क्या? बुद्धि मदद करती है। इसका मतलब हुआ कि बुद्धि सोचने समझने की तार्किक क्षमता होती है, जिसके कारण विवेकपूर्ण तर्क किया जा सकता है, युक्ति संगत तर्क किया जा सकता है। तो ये आपको हो गई बुद्धि। बुद्धि का वर्गीकरण, किस प्रकार से बुद्धि को वर्गीकरण किया गया आप सभी को, और साथ ही साथ विशेषताओं में आप बुद्धि के बारे में अगर पढ़ लेंगे तो काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं। आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि अपनी गत अनुभवों से लाभ प्राप्त करने की क्षमता होती है। तीसरा आपका आ गया नेक्स्ट, बुद्धि क्या होती है? सीखने की क्षमता होती है। बुद्धि व्यक्ति की कटु परिस्थितियों में, यानी कि बच्चा क्या सोच रहा है और कोई कार्य करने जा रहा है और उसका कार्य नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्या होगी? कटु परिस्थिति होगी। और वहां से अगर वो निकल के आता है, उसमें सामंजस्य बैठा देता है, तो यह एक प्रकार का गुण का कार्य करती है। तो यहां तक आपका विशेषताएं हो गई। मैंने आपको बताया था इसके बाद में बुद्धि के जो E.L. थॉर्नडाइक जी जो थे, इन्होंने 3 बुद्धियों के बारे में बताया। E.L. थॉर्नडाइक जी ने 3 बुद्धियों के बारे में बताया, और 3 बुद्धियां कौन कौन सी थी? सामाजिक बुद्धि, दूसरी आपकी अमूर्त बुद्धि, और तीसरी आपकी मूर्त बुद्धि। तो ये आपकी हो गई बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस की बात हो रही। अब जब बुद्धि है तो उसको प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे, जैसा कि आप सभी को पता है। जैसे कि हमने विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताए, वैसे ही बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक भी आपको बता देता हूं। तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक देख लीजिएगा। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक आपका वंशानुक्रम होता है। वंशानुक्रम, लिंग, प्रजाति, कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, स्वास्थ्य जो कि बुद्धि को, और वातावरण। इतने जो कारक होते हैं आपको बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। और IQ के बारे में भी मैंने आपको कल बताया था, इंटेलिजेंस क्वाइटेंट के बारे में, और बताया था इसका सूत्र भी कि MA/CA गुणे 100, यानी कि मानसिक आयु, तैथिक आयु इसको कह सकते हैं, वास्तविक आयु गुणे 100। ये आपका सूत्र होता है बुद्धि का। और अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको कल बताया था थोड़ा, और बुद्धि के काफ़ी सारे सिद्धांत दिए गए थे, और उसमें से मैंने आपको गार्डनर जी के बारे में बताया था। गार्डनर जी लगभग कभी कभी पेपर में पूछ दिए जाते हैं। तो गार्डनर जी का बहुबुद्धि का जो सिद्धांत था, इन्होंने यह सिद्धांत दिया था 1983 ईस्वी में, और यहाँ पर इन्होंने बुद्धियाँ 7 प्रकार की बताई थी, जिसमें से पहली बुद्धि थी आपकी भाषाई बुद्धि,
भाषाई बुद्धि, दूसरी आपकी थी तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरी आपकी स्थानिक बुद्धि, चौथी आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि, उसके बाद में संगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत बुद्धि, व्यक्तिगत व अन्य बुद्धि। तो इतनी आपकी 7 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई थी गार्डनर जी के अनुसार। तो आप लोग गार्डनर जी को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और आपका लगभग में गार्डनर जी हो सकता है कि पूछ दिए जाएं। इसके बाद में आप लोगों से पूछ सकता है, जैसा कि मैंने आपको कल भी प्याजे जी के बारे में बताया था और सभी को प्याजे जी के बारे में याद भी हो गया होगा। इनकी मैंने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था बताई थी संवेदी, क्योंकि यह पेपर जो आपका है मिलता जुलता रूप है और जो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लगभग यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इसको बताया था मैंने 0 से 2 वर्ष। इसके बाद में आपको बताया था प्राक प्रश्नात्मक अवस्था। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी मित्रों के पास में, जितने भी आपके मित्र आपके साथ पढ़ते हैं सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। प्राक प्रश्नात्मक जो थी वो 2 से 7 वर्ष थी। इसके बाद में मैंने आपको बताया था अमूर्त प्रश्नात्मक अवस्था के बारे में बताया था, वो थी 7 से 11 वर्ष की अवस्था। और 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था थी वह थी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर आपसे मैंने बताया था जो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया था। आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि किसकी होती है, तो तुरंत आप लगाएंगे प्रभावशाली बच्चे की, यानी कि जीनियस बच्चे की। आपसे पूछ सकता है कि 70 से 80 बुद्धि लब्धि किसकी होती है, तो आप कहेंगे निर्बल बुद्धि, यानी कि निर्बल बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से 80। 90 से 110 जो आपकी होगी वह सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होगी। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, बाकी मैंने आपको कल बता भी दिया था। अब आते हैं बुद्धि परीक्षणों पर। आप सभी को पता है बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि एक व्यक्ति पर इंडिविजुअल बुद्धि परीक्षण किया जाए और दूसरा आपका सामूहिक यानी कि ग्रुप में बैठाल करके बुद्धि परीक्षण किया जाए। तो हो सकता है आपसे अंतर पूछ दे वैयक्तिक व सामाजिक बुद्धि परीक्षण के बीच में आप अंतर बताइए, यानी कि वैयक्तिक और जो आपके समूह में बच्चे रहते हैं उनके बीच में अंतर। तो आप सभी लोग लिखिएगा वैयक्तिक और यहाँ पर सामूहिक। वैयक्तिक में क्या होगा, इस परीक्षण में अधिक समय लगता है, क्योंकि अगर एक एक बच्चे पर परीक्षण किया जाएगा तो अधिक समय लगेगा। इंडिविजुअल यहाँ पर क्या होगा, जब 10 से 15 बच्चे एक ग्रुप में बैठे होंगे तो वहाँ पर समय 45 से 90 मिनट के अंदर आराम से सभी को हम जज कर सकते हैं, सभी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे दूसरा आपका क्वेश्चन इधर वैयक्तिक परीक्षण में, यह परीक्षण केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही ले सकता है, यानी कि अगर एक बच्चे पर कार्य किया जा रहा है तो प्रशिक्षित व्यक्ति ही कार्य कर सकता है अच्छी ढंग से, जिसको उस विषय में ज़्यादा नॉलेज हो। लेकिन यहाँ पर भी नॉलेज होनी चाहिए सामूहिक परीक्षण में भी। इस परीक्षण को सामान्य योग्यता का भी व्यक्ति ले सकता है, अपने योग्यता के अनुसार वो कार्य कर सकता है। यह छोटे बालकों के लिए अधिक उपयुक्त है, जो आपकी वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है या छोटे बालकों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। लेकिन बड़े बालकों व वयस्कों के लिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है, क्योंकि वो बुरा ना माने कि हम ही से सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किसी से नहीं। और नेक्स्ट आपका इसमें प्रश्न जो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण होते हैं इसमें प्रश्न कठिन होते हैं, लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण में सबकी बुद्धि लब्धि को देखते हुए प्रश्न थोड़े सरल बनाए जाते हैं। इस परीक्षण में धन की अधिक व्यय होता है, यानी कि वैयक्तिक परीक्षण में जब ज़्यादा लोग बैठेंगे और एक एक बच्चा आएगा तो वहाँ पर धन की अधिक खर्च होता है। लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होगा, धन की कमी रहेगी, धन थोड़ा कम खत्म होगा। इसमें क्या होता है, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में इंटरव्यू आप देने आते हैं अकेले तो बैठ के घबरा जाते हैं, देखते हैं अरे 4 लोग हमसे इंटरव्यू लेंगे, हम अकेले बैठे हैं, घबरा जाएंगे आप। लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होगा, आप घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं और सभी के साथ सहयोग दे करके अपना आप लोग परीक्षण को करेंगे और आंसर्स देंगे। इसके बाद में कभी कभी आपसे नेक्स्ट आपसे अगर पूछ सकता है तो विनय साइमन के बारे में पूछ सकता है, हो सकता है कि आ जाए। कभी कभी हाँ एक चीज़ और थी कि शाब्दिक
और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर पूछ सकता है, तो आप लोग उनको भी पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको प्रसवपूर्ण काल की तीनों अवस्थाओं के बारे में कल ही बताया था और आनुवांशिकता और वातावरण के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ। किन्हीं दो बुद्धि परीक्षणों के नाम आ सकता है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि विनय साइमन, भाटिया बैटरी, स्टैनफोर्ड विनय टेस्ट, इतने आपके बुद्धि परीक्षण हो सकते हैं। विकासात्मक विलंब काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, मुझे लगा करता है कि हर बार आता है ये विकासात्मक विलंब, हर बार पेपर में लगभग आता है। तो विकासात्मक कार्य की अवस्थाओं में विलंब होने पर बालक की विकासात्मक विलंब की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और मैं आपको हर बार एक ही चीज़ बताता हूँ कि यदि बच्चा 3 से 4 महीने का हो गया है तो उसकी जो नेक होल्डिंग होगी वो सही हो जानी चाहिए। अगर वो 3 से 4 महीने में उसकी नेक होल्डिंग सही नहीं होती है तो बच्चे में विकासात्मक विलंब है। या 11 से 12 महीने में जब बच्चा चलने लगता है, जो बालक चलने लगता है, तो अगर उसमें देरी हो रही है तो विकासात्मक विलंब हो सकता है। मगर ज़्यादा देरी होने पर, अगर 10, 15, 20 या 1 महीने की देरी हो तो वो देरी नहीं मानी जाती है, वो उसके विकास और वृद्धि पर निर्भर कर जाता है फिर। और बाकी आप लोग जीन प्याजे जी को बिल्कुल ना भूलिएगा, आपसे कहीं ना कहीं से आपसे पूछ सकता है। और एरिक एरिक्सन जी के बारे में आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग एरिक एरिक्सन जी की 8 अवस्थाएं देख लीजिएगा। और फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया था उसके अंतर्गत बताया था इड के बारे में, ईगो के बारे में, मैं फ्रायड जी की बात कर रहा हूँ, और सुपर ईगो के बारे में। तो इतना आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके फुल फॉर्म्स की मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। हो सकता है आपसे एमए पूछ दे यानी कि मेंटल एज पूछ दे, सीए पूछ दे यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज पूछ दे, आईक्यू का फुल फॉर्म पूछ सकता है इंटेलिजेंस क्वाइटेंट, डीक्यू आपसे लिख सकता है यानी कि डेवलपमेंटल क्वाइटेंट। नेक्स्ट आपका आपसे एसक्यू लिख सकता है यानी कि सोशल क्वाइटेंट, ईक्यू लिख सकता है आपसे यानी कि इमोशनल क्वाइटेंट, और एक्यू लिख सकता है यानी कि अचीवमेंट क्वाइटेंट। नेक्स्ट आपका अपगर का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है कि अपगर का फुल फॉर्म आ जाए। और चलिए आगे अब देखते हैं जो आपकी नेक्स्ट यूनिट यानी कि ऑब्जर्वेशन, अवलोकन की बात हो रही है। और अवलोकन की जब बात होगी तो अवलोकन की डेफिनेशन की भी बात होगी, तो लिख लीजिएगा गुडहार्ट जी के अनुसार, गुडहार्ट जी ने क्या कहा था, विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का ही सहारा लेता है, गुडहार्ट जी ने कहा था। और अवलोकन विधियां व उनके तरीके कौन कौन से होते हैं, यानी कि निरीक्षण की विधियां कौन कौन से होंगी व उनके तरीके कौन कौन से होंगे। तो निरीक्षण की विधियां, एक औपचारिक निरीक्षण या अवलोकन कह सकते हैं, और दूसरा आपका अनौपचारिक अवलोकन या निरीक्षण कह सकते हैं, तीसरा आपका सहभागी निरीक्षण या अवलोकन। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, औपचारिक जो निरीक्षण होता है वह विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है, जैसे कि किसी विद्यालय में कोई जाए और वहाँ का निरीक्षण करे। अनौपचारिक क्या होता है, बिना बताए कहीं का भी निरीक्षण कर लिया गया। और सहभागी आपके साथ में जो निरीक्षण करेगा वह रहेगा, वह आपकी सभी चीज़ों को देखेगा और समझेगा। तो ये आपकी जो निरीक्षण 3 प्रकार के मैंने आपको बता दिए। साथ ही साथ हो सकता है कि असहभागी निरीक्षण भी हो, यानी कि असहभागी निरीक्षण को किस प्रकार से हम कह सकते हैं असहभागी को, तो असहभागी निरीक्षण वो होगा जैसे कि हमने कैमरे में आपको जो कमरे में बैठाया उसमें कैमरा लगा दिया, गुप्त कैमरा या वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, तो इसमें क्या कहा जाता है, इसको असहभागी निरीक्षण कहा जाता है। तो ये आपका निरीक्षण लगभग में, और इसके लाभ क्या क्या होते हैं, हानियाँ क्या क्या होती हैं, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानियाँ होती हैं। प्रायोगिक विधि देख लीजिएगा। और एक हेडिंग आपकी आती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, प्रतिवेदन क्षमता, यानी कि प्रतिवेदन लेखन जिसको बोलते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। आप लोग
कंफ्यूज ना होइएगा, रिपोर्ट राइटिंग की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि प्रतिवेदन लेखन की बात हो रही है। इसमें क्या होगा, व्यक्तिगत इतिहास की बात होगी और जन्म के इतिहास की बात होगी, विकासात्मक इतिहास की बात होगी, परिवार के इतिहास की बात होगी, विद्यालय के इतिहास की बात होगी, खेल के इतिहास की बात होगी, घरेलू वातावरण किस प्रकार से आपका है, सामाजिक वातावरण किस प्रकार से आपका है, तो ये आप कर सकते हैं। और प्रबंधन योजना भी आप बना सकते हैं, किस प्रकार से हम प्रबंधन योजना बनाएंगे, किस प्रकार से बच्चे को प्रबंधित करेंगे। और साक्षात्कार, इंटरव्यू आपसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यू आपसे आ सकता है और इंटरव्यू के गुण भी पढ़ लीजिएगा। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस एक बार में आपको पढ़ के दिमाग में डालना है कि इसके बारे में ये कहा गया। बाकी आप लोग याद करने की ज़्यादा चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि याद नहीं होते हैं टॉपिक। समझना है टॉपिक को, केवल और केवल जो आपकी साइकोलॉजी उसको आपको समझना है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, अधिगम के बारे में, यानी कि लर्निंग की बात की जा रही है, और जब लर्निंग की बात की जाती है तो क्रो एंड क्रो की बात की जाती है। और क्रो एंड क्रो जी ने कहा था अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, मैं स्किनर जी को कभी नहीं भूलता हूं, और स्किनर जी ने कहा था प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। साथ ही साथ अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, थॉर्नडाइक जी के अनुसार भी पढ़ लीजिएगा। थॉर्नडाइक जी ने क्या कहा था, अधिगम उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना और उसे उत्तेजित करने से जोड़ना है। वुडवर्थ जी ने भी इसके बारे में बताया था, नवीन ज्ञान व नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। मैंने इतनी डेफिनेशन आपको बता दी। विशेषताएं आप देख लीजिए, अधिगम की विशेषताएं देख लीजिए। अधिगम सार्वभौमिक होता है, अधिगम परिवर्तन है, अधिगम विकास है, अधिगम अनुकूलन है, अधिगम निरंतर है, अधिगम रचनात्मक है, अधिगम प्रयोजन पूर्ण होता है। तो ये आपके अधिगम हो गए। अधिगम के प्रकार, अधिगम के प्रकार की बात अगर हम करते हैं तो अधिगम के प्रकार में कौन कौन से प्रकार आ जाएंगे, संवेदन गतिक अधिगम, दूसरा आपका गामक अधिगम, तीसरा नेक्स्ट आपका आ जाएगा बौद्धिक अधिगम, सरल अधिगम और कठिन अधिगम। गेने, अकॉर्डिंग टू गेने ने क्या कहा था, और गेने ने किस प्रकार से अधिगम के बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू गेने, गेने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में बताया था, द कंडीशन ऑफ लर्निंग में क्या बताया था, 8 प्रकार के अधिगम के बारे में बताया। यानी कि कौन कौन से, पहला आपका संकेतक अधिगम, दूसरा आपका उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, शाब्दिक सहचर्य अधिगम, श्रृंखला अधिगम, विभेदक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम और नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। तो इतने गेने ने बताए थे, और गेने ने द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक लिखी थी, इसमें अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। अब देख लीजिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कोई भी चीज़ है उसको कोई ना कोई कारक प्रभावित तो जरूर करता है। अब इसमें कौन कौन से आपके कारक आएंगे, शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और पर्यावरण संबंधी कारक व अन्य कारक। शारीरिक कारकों के अंतर्गत ज्ञानेंद्रियां आपकी आएंगी, और मानसिक स्वास्थ्य आएगा, आपकी परिपक्वता आएगी। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत, जो आपकी प्रेरणा, जिसको आप लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, बुद्धि आएगी, और पर्यावरणीय कारक आपके हो सकते हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। अधिगम की विधियां, खंड या पूर्ण विधि, अविराम विधि, सप्रासंगिक या प्रासंगिक विधि, ये आपके हो गए। और साथ ही साथ अधिगम के सिद्धांतों के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसे कि पैवलव का सिद्धांत, पैवलव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जिसको बोलते हैं आप लोग हैं, और आपके में कौन है, स्किनर जी हैं, साथ ही साथ बेंडूरा जी हैं, पियाजे जी हैं। तो इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉर्नडाइक लगाइएगा, थॉर्नडाइक को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। इन्होंने अपने नियम दिए, मुख्य नियम कौन सा दिया, गौड़ नियम कौन सा दिया। मुख्य नियम के अंतर्गत तत्परता, अभ्यास, प्रभाव का नियम दिया। गौड़ नियम के अंतर्गत क्या क्या बताया, और थॉर्नडाइक जी ने प्रयोग किया तो किस पर प्रयोग किया, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर जी के द्वारा दिया गया था, और इसमें इन्होंने मंकी पर यानी कि बंदर पर, वनमानुष पर प्रयोग किया था। और इसमें जो सुल्तान नामक वनमानुष था, इस पर इसने अपना जो सुल्तान नामक जो वनमानुष था,
इसने बॉक्स में अंदर रह करके और गुच्छे को प्राप्त कर लिया था, केले के गुच्छे को। बॉक्स को एक के ऊपर एक बॉक्स रख रख के गुच्छे को प्राप्त कर लिया था। वहाँ पर 6 वनमानुष थे। अब बात होती है थॉर्नडाइक जी की। थॉर्नडाइक जी के बारे में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, जो कि इनकी एक पुस्तक थी लर्निंग बाय डूइंग, याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है, हो सकता है आपसे ये पूछ दे कि प्रबलन का सिद्धांत बताइए, तो आप लोग प्रबलन का सिद्धांत बताएंगे। घुमाकर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, स्किनर का प्रयोग बताइए, या आपसे कहेगा सक्रिय अनुकूलन अधिगम के बारे में लिखिए, तो ये आपको बताना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा स्किनर जी को। और नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है प्याजे के बारे में मैंने आपको बताया भी था, बेंडूरा के बारे में भी मैं आपको बताया कि बोबोडॉल पर इन्होंने किया था, और किस प्रकार से बच्चा चीज़ों को देखकर उनको सीख रहा था। व्यक्तिगत अध्ययन यानी कि केस स्टडी मेथड देख लीजिएगा। पुनर्बलन सारणी, पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन क्या होता है याद कर लीजिएगा। 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है पुनर्बलन क्या होता है, व्हाट इज रेनफोर्समेंट। साथ ही साथ थोड़ा कम्युनिकेशन के बारे में और भाषा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। भाषा को प्रभावित करने वाले कारक बुद्धि, शारीरिक दोष, पर्यावरणीय कारक, सब वही लिखना है आपको, कुछ भी अलग से नहीं आने वाला। कम्युनिकेशन क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान करना। भाषा एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, यानी कि विचारों को आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। और सामाजिक अंतःक्रिया, विचारों का जो माध्यम से जो प्रदान किया जाता है एक दूसरे को, वो होता है कम्युनिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा मिर्गी पर। मिर्गी आपसे पूछ सकता है, मिर्गी आ भी सकती है, 2 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है, 5 नंबर 10 नंबर तक आपसे मिर्गी पूछ सकता है। तो मिर्गी का जो अर्थ होता है झपटना, आक्रमण करना या पकड़ना। ठीक, इसमें जो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं यानी कि जो हेड की जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें कार्य जो द्रव होता है वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर। और एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के अनुसार मिर्गी एक शारीरिक अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क के कार्य में एकाएक परिवर्तन होते हैं। जब मस्तिष्क की कोशिकाएं ठीक से कार्य नहीं करती तो व्यक्ति की चेतन गति थोड़े समय के लिए परिवर्तित हो जाती है और मिर्गी आ जाती है। मिर्गी के कारण कौन कौन से होंगे, हो सकता हो आनुवांशिक कारक हो, लक्षणात्मक कारक हो, दुर्घटना हो गई हो तब मिर्गी, और ट्यूमर भी हो सकता है। मिर्गी को बांटा गया 2 भागों में। कहीं कहीं पर आपको ग्रांड माल मिर्गी और पेटिट माल मिर्गी पढ़ने को मिलेगी। ग्रांड माल मिर्गी के अंतर्गत चेतावनी, तनात्मक और ऐठनयुक्त अवस्थाएं आ जाएंगी, और पेटिट माल मिर्गी के अंतर्गत आपकी जनरलाइज्ड एब्सेंस, मायोकोनिक, एटोनिक, बुखार, इन्फेंटाइल, ये सब मिर्गी आपको पढ़ने को मिलेंगी। किस प्रकार से आप रोगी के लिए सावधानियां बरतेंगे और उपचार किस प्रकार से किया जाएगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। टीकाकरण क्या होता है, मैंने आपको टीकाकरण के बारे में पहले भी बताया था कि यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है कौन, टीकाकरण। यानी कि जो भी आप इस समय देखिए एंटीजन की खुराक लगाई जाती है बच्चे को। जब बच्चा छोटा होता है तो 1.5 महीने का डीपीटी, बीसीजी, पोलियो की खुराक, खसरे की खुराक, ये सब क्या होते हैं, टीके ही तो होते हैं। तो इनको आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा और आपका हो जाएगा। तो लगभग आपका पेपर सभी समाप्त हो चुके हैं। और बाकी एक चीज़ और थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, अपने स्मृति के बारे में, यानी कि मेमोरी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।